जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के एमसीक्यू करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर 23 जून में हम लोग करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स के एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे वो आपको प्रीलिम्स के लिए तो ऑब्वियसली हेल्पफुल हैं ही डायरेक्टली, और मेंस में भी वैल्यू एडिशन के लिए काम आते हैं। वैल्यू एडिशन मतलब मेंस में जब हम अपने डिफरेंट जीएस के आंसर्स लिखते हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, चाहे वो किसी इवेंट से रिलेटेड हो, रिपोर्ट से रिलेटेड हो, है ना, न्यू डिस्कवरी से रिलेटेड हो, न्यू इन्वेंशन से रिलेटेड हो, डीआरडीओ इसरो का, या सेबी के किसी इनिशिएटिव से रिलेटेड हो, वगैरह वगैरह, इन सब से रिलेटेड चीज़ें आपको वैल्यू एडिशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, सो आज का प्री सिक्योर 23 जून का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अब ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, इसे हम लोग अगर प्रीलिम्स में बात करें तो ये तो जीएस पेपर 1 में आएगा, अदरवाइज आपके मेंस में जीएस पेपर 3 में आप यहाँ से वैल्यू एडिशन कर सकते हो कि किस तरह से बिग कैट्स, जो हम देखेंगे कितने बिग कैट्स हैं, हम 7 बिग कैट्स की बात करते हैं, 7 बिग कैट्स की वेराइटीज की। तो इन बिग कैट्स के कंजर्वेशन को लेकर इंडिया ने क्या इनिशिएटिव स्टार्ट करा है इंटरनेशनल लेवल पर। देन नॉन प्रोलिफरेशन एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी के बारे में करेंगे। रिसेंट आज जो संडे को यूएस ने ईरान पे जो अटैक किया, ईरान की न्यूक्लियर प्लांट्स पर, या पहले इजराइल ईरान के बीच जो वॉर चल रहा था, इजराइल का क्लेम कि ईरान जो है वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है या वेपन डेवलप कर चुका है, इन सब को लेकर एनपीटी अगेन फिर से न्यूज़ में था। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। देन रिवर्स फ्लिपिंग, रिवर्स फ्लिपिंग एक टर्म जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे टर्म्स तो डायरेक्टली यूपीएससी या सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज में डायरेक्टली आते हैं, और जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 3 के आंसर्स लिखने में आपको बड़े काम आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आंसर लिखने में या गवर्नेंस से रिलेटेड आंसर्स लिखने में रिवर्स फ्लिपिंग जैसे टर्म्स बड़े काम आएंगे। देन वी विल स्टडी जेंडर बजटिंग, अगेन अ टॉपिक फ्रॉम जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में आपको ये बड़ा हेल्प करेगा गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक्स में वैल्यू एडिशन करने के लिए। देन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जो कि अभी न्यूज़ में था, यूएनसीटीएडी ने इसको लॉन्च किया है सॉरी। इस रिपोर्ट के बारे में इंडिया के बारे में क्या मेंशन है, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के। ठीक है, तो ये आज के हमारे प्री सिक्योर 23 जून का थीम होगा। पहला टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से रिलेटेड। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जस्ट अ मिनट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है, ये न्यूज़ में इस तरह से मेंशन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ के आर्टिकल, दैट द फर्स्ट IBCA, फर्स्ट मीटिंग हो रही है गाइस, ध्यान देना है, फर्स्ट IBCA फर्स्ट मीटिंग हो रही है। इसका मतलब इसका रिसेंटली फॉर्मेशन हुआ है, कब हुआ है देखेंगे। असेंबली यूनाइट्स 95 नेशंस टू अचीव कंजर्वेशन गोल। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली मीटिंग कहाँ पर हो रही है? दिल्ली में हो रही है, जहाँ पर जो 7 बिग कैट्स हैं, कौन कौन से बिग कैट्स आगे भी मैं डिस्कस करूंगा, पूमा, जगुआर, स्नो लेपर्ड, चीता, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। इनमें से कौन सी वैरायटी इंडिया में मिलती है जरा बताना, स्क्रीन पॉज करके, आगे डिस्कस होने से पहले। तो इसको लेकर जो पहली मीटिंग इंडिया में अभी कंक्लूड हुई है रिसेंटली 2025 में, हम आते हैं क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पे पहला स्टेटमेंट है दैट द IBCA फोकसेस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। IBCA 7 बिग कैट्स के कंजर्वेशन पे फोकस करता है, इंक्लूडिंग टाइगर, लेपर्ड, लायन, चीता, जगुआर, पूमा एंड स्नो लेपर्ड। ये एकदम करेक्ट है कि इन 7 बिग कैट्स के कंजर्वेशन को लेकर IBCA ने एक अलायंस, जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उन्होंने अलायंस बनाया है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बुलाते हैं। द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ IBCA इज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, न्यू दिल्ली, है ना, इंडिया न्यू दिल्ली में IBCA का परमानेंट हेडक्वार्टर है। ये ऐसे टर्म्स ना प्रीलिम्स में बड़े काम आते हैं, हेडक्वार्टर वाले टर्म्स। ठीक है, मेंस में आप ये पॉइंट बता सकते हो कि किस तरह से हम लोग कंजर्वेशन एफर्ट चला रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जिसको लीड कौन कर रहा है? तो लीड कर रहा है इंडिया, क्योंकि आइडिया भी इंडिया का ही है। द अलायंस इज लिमिटेड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली द रेंज कंट्रीज वेयर बिग कैट्स आर नेचुरली फाउंड। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगर रेंज कंट्रीज को इंक्लूड करेंगे तो जो नॉन रेंज नेशंस हैं अभी के लिए, मान लीजिए कल को वहाँ पर भी टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट से स्टार्ट हो या फिर लायन कंजर्वेशन एफर्ट स्टार्ट हो, तो आज से अगर वो इन इनिशिएटिव का पार्ट रहेंगे ना, तो कंजर्वेशन फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। सो ये सिर्फ रेंज कंट्रीज तक ही लिमिटेड नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट है। अब जरा हम IBCA के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो IBCA का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला मीटिंग जब 2025 में हो रहा है, फर्स्ट मीटिंग कब हो रही है?
फर्स्ट मीटिंग हो रही है 2025 में, तो इसका फॉर्मेशन रिसेंटली ही 2023 में हुआ था, जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था। 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार प्रपोज करते हैं और 2023 में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। 2019 में भी इन्होंने प्रपोज किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। अब 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च करते हैं ऑन द 50th एनिवर्सरी, 50वीं वर्षगांठ के, किसके वर्षगांठ? प्रोजेक्ट टाइगर का। अब जरा आप स्क्रीन के राइट साइड में आओ, आप यहाँ पे देख सकते हो 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में स्टार्ट हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। बड़े अच्छे से यहाँ एक टाइगर कब अपनी माँ के साथ खेलते हुए दिख रहा है, ठीक है। हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में या टाइगर कंजर्वेशन के बारे में अलग से भी डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग ये देखने कि इसके 50 साल पूरे होने पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया। कंजर्वेशन के लिए मतलब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? तो पहला तो ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, इन 7 बिग कैट्स का कंजर्वेशन करना, इन 7 बिग कैट्स से रिलेटेड जो भी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, हालांकि बहुत हद तक इसको कम किया गया है पर खत्म हो जाए इसलिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बनाने, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, इंडिया इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए फॉर रेंज एंड नॉन रेंज कंट्री, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें रेंज एंड नॉन रेंज कंट्री दोनों आएंगे, एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। जैसे हम टाइगर की बात करें ना गाइस, तो टाइगर जो है वो एक अम्ब्रेला स्पीसीज है। अगर हम टाइगर का कंजर्वेशन कर रहे हैं तो इस अम्ब्रेला के अंदर आने वाले बाकी स्पीसीज का भी कंजर्वेशन नेचुरली हो रहा है। तो दैट्स वाई अगर टाइगर का कंजर्वेशन या लायन का कंजर्वेशन या बाकी ऐसे बिग कैट्स का कंजर्वेशन करते हैं तो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन या कंजर्वेशन ऑफ नेचर में हमें हेल्प करेगा। सो ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन का ट्रूथफुलनेस हमने चेक कर लिया था, और जैसा मैंने तुमसे बोला था कि इंडिया में कितने बिग कैट्स मिलते हैं, तो इंडिया में पूमा और जगुआर को छोड़कर, एक्सेप्ट पूमा एंड जगुआर, बाकी जो 5 बिग कैट्स हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता आर फाउंड इन इंडिया। चीता एक्सटिंक्ट हो चुका था बट फिर से अफ्रीका से जब चीता को वापस लाया गया तो अभी इंडिया में प्रेजेंट है ना। तो 5 बिग कैट्स इंडिया में मिल रहे हैं। इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, क्योंकि ये पूछा जाता है और हमें ये मालूम होना चाहिए, तो टाइगर का कंजर्वेशन स्टेटस इंडेंजर्ड, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड्स का कंजर्वेशन स्टेटस क्या? वल्नरेबल। इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी ज़्यादा थ्रेटन्ड है ना। चीता की बात करें तो ये वल्नरेबल है। अब यहाँ पे तुम याद रखना कि इंडिया में जो चीता है इसके हमने अफ्रीकन नेशन से लाए। अफ्रीका में स्पेसिफिकली कहाँ से, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि स्पेसिफिकली कहाँ से लाया गया है, ठीक है। और जो अफ्रीकन नेशन वाला चीता है ना, इसकी IUCN कैटेगरी है कंजर्वेशन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल, इसलिए मैंने यहाँ वल्नरेबल लिखा। और जो एशियन चीता है गाइज, एशियन चीता, इसकी कैटेगरी है CR, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। ईरान में मिलता है ये एशियन चीता, हमने अफ्रीकन चीता यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया है, इसलिए वल्नरेबल लिखा है मैंने। बाकी प्यूमा जो है ये लिस्ट कंसर्न एंड जगुआर नियरली थ्रेटन्ड कैटेगरी में है। इसके साथ साथ हम जैसे अपेंडिक्स की बात करें, मतलब हम साइट्स की बात करें, तो साइट्स जो कि इलीगल ट्रेड को रोकने का काम करता है, वो इन एनिमल्स को, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स को अपेंडिक्स 1 में रखता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स को मतलब कि हाई प्रोटेक्शन है। एंड हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में आते हैं, है ना। पूमा जगुआर को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कवर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं। इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वही कवर होंगे ना जो इंडिया में प्रेजेंट है। तो पूमा जगुआर को छोड़कर बाकी शेड्यूल 1 में है, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं। पूमा एंड जगुआर जो है इनका कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है ये उतना ज़्यादा कंसर्न में नहीं है, क्योंकि ये देखो लिस्ट कंसर्न और नियरली थ्रेटन्ड में आते हैं, तो इनको अपेंडिक्स 1 या अपेंडिक्स 2 में साइट्स में डाल दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT के ऊपर। व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का, इंडियन एक्सप्रेस। व्हाट हैपेंस इफ ईरान चूज टू लीव द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मेंस में भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, याद रखिएगा। हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस में वैल्यू एडिशन करने के लिए देखते हैं। पहला क्या, जैसे देखो यहाँ पर ना ये सब पॉइंट्स ना तुम मेंस में लिख सकते हो, अभी मैं आगे भी नोट्स में बताऊंगा। यहाँ अगर ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 10 ऑफ द ट्रीटी सेज कंट्री कैन विड्रॉ। इस ट्रीटी का खुद आर्टिकल 10 ये कहता है, 10वां आर्टिकल ये कहता है कि एक कंट्री विड्रॉ कर सकती है। जैसे अभी ईरान विड्रॉ करने की बात कर रहा था, तो विड्रॉ कैसे किया जाएगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेंस में ये सब वैल्यू एडिशन के काम आएंगे ना तुम्हारे।
जो पहला स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, दैट एनपीटी रिप्रेजेंट्स द ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट इन मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट रिक्वायर्स न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स टू परस्यू डिसआर्मामेंट। एनपीटी सच में एक ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट है जो कि क्या रिक्वायर्ड है, जिसका पर्पस क्या है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है या न्यूक्लियर वेपन हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, उसका यूज वेपन्स बनाने के लिए ना हो। आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज एनर्जी के लिए कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का, बट वेपन्स के लिए ना हो, डिसआर्मामेंट की पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में चले, ये इसका प्राइमरी पर्पस है। पहला करेक्ट है। इंडिया हैज़ नॉट साइंड द एनपीटी प्राइमरली बिकॉज इट डिवाइड्स स्टेट्स इनटू न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स विच इंडिया कंसिडर्स डिस्क्रिमिनेटरी। बिल्कुल इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है कि ये वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में डिवाइड क्यों करता है, क्योंकि इंडिया ने बोला कि भारत की पॉलिसी हमेशा है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, हम पहला वार नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमें अगर परेशान करने की कोशिश करेगा या हमें धमकाने की कोशिश करेगा या हमें सच में हमारे ऊपर हमला करता है तो हम फिर छोड़ेंगे भी नहीं, है ना। ये चीज़ सबको याद रखनी चाहिए, ठीक है, एक कड़क चेतावनी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इस तरह से करेक्ट हो गए। चलिए ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। आप थोड़ा सा डिटेल भी देख लो एनपीटी का डिटेल। चलिए, एनपीटी प्रिवेंटिव यूज के लिए है, न्यूक्लियर वेपन्स के, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रिवेंटिव यूज, ताकि वेपन में यूज ना हो, एनर्जी मेकिंग के लिए कर सकते हैं। पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया 1962 में एंड 1970 में ये एग्जिस्टेंस में आता है और इसके अभी रिसेंटली 55 साल पूरे हुए हैं, 5 मार्च 2025 को। याद रखिएगा, जब 1970 में एग्जिस्टेंस में आया तो इसमें 55 ईयर्स जोड़ लो, आप 2025 में पहुंच जाओगे। इट इज़ द ओनली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जैसा हम देख चुके हैं, एंड इसके कॉम्प्लायंस को मेंटेन करवाने का, मॉनिटर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को। अब ये IAEA के बारे में मैंने प्री सिक्योर्ड जून 20 को, यहाँ आप देख सकते हो, प्री सिक्योर्ड जून 20 को मैंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को डिटेल में कवर करा था। आप उस सेशन को भी रेफर कर सकते हो या यहाँ से भी पढ़ सकते हो IAEA के बारे में, ठीक है। नाउ हम आते हैं फिर एनपीटी पर। एनपीटी क्या करता है ना, वर्ल्ड को या इसके मेंबर नेशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स और दूसरा है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जिन्होंने 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था सक्सेसफुल्ली और डिक्लेयर किया, जिसमें ये P5 नेशंस आते हैं, US, UK, फ्रांस, रसिया, चाइना, ठीक है। और उसके बाद नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट NNWS, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। इनको क्या बोला जाता है कि यू विल प्लेज कि आप कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, एक्वायर नहीं करोगे, साथ ही साथ न्यूक्लियर वेपन स्टेट प्लेज करेंगे, मतलब शपथ लेंगे कि ये इनको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी। जबकि चाइना जो है वो तो देखो कितना ही मतलब डबल साइडेड वाला काम करता है। चाइना ने भी पाकिस्तान को हेल्प करने की कोशिश की है। इवन वी नो कि USA भी पाकिस्तान को सीक्रेटली हेल्प करता था। तो जिन लोगों ने मतलब दिखाया था कि हम एक्चुअली में एनपीटी को मेंटेन करेंगे या एनपीटी को इन्फोर्स करवाएंगे, उन्होंने ही डबल स्टैंडर्ड दिखाया है, ठीक है। और ये आर्टिकल 10 की बात हम कर चुके हैं कि आर्टिकल 10 अलाउ करता है दैट अ कंट्री कैन विड्रॉ विथ 3 months ऑफ नोटिस। 3 मंथ के नोटिस पर आर्टिकल 10 ये अलाउ करता है कि कोई कंट्री एनपीटी से बाहर निकल सकती है, राइट। नाउ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। हम यहाँ पर एनपीटी की बात करें और इंडिया और बाकी नेशंस के स्टेटस की बात करें तो इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और हमारा नॉट सो प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया है, इंडिया ने भी साइन नहीं किया है, दो वी आर न्यूक्लियर पावर स्टेट्स। इजराइल भी नॉन सिग्नेटरी है, याद रखिएगा, इजराइल इज ऑल्सो नॉन सिग्नेटरी। हालांकि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है या नहीं है, ये एक स्ट्रेटजिक एम्बिग्यूटी बनी हुई रहती है। कुछ सोर्सेस क्लेम करते हैं कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, ऑफिशियल स्टैंड ये है इजराइल का कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, और नॉन सिग्नेटरी भी है। साउथ सूडान की बात करें तो ये नॉन सिग्नेटरी रहा है। नॉर्थ कोरिया पहले सिग्नेटरी था, इसने विड्रॉ कर लिया अपने आप को। ईरान शुरू से ही सिग्नेटरी है 1970 से, बट अब बोल रहा है बार बार, जो कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, नाउ ईरान इज थ्रेटनिंग और ईरान इज डिक्टेटिंग कि वो एनपीटी से, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ईरान बाहर होता है या फिर मिडिल ईस्ट में अभी जो हालात चल रहे हैं वो हालात और बदलते हैं, तो बिल्कुल न्यूक्लियर आर्म रेस या फिर न्यूक्लियर थ्रेट जो है उससे रिलेटेड खतरा पूरे मानवता के लिए बढ़ेगा, राइट। चलिए, हम भारत के नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भी डिस्कस कर ही चुके हैं और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, ये हमने चेक कर लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं रिवर्स फ्लिपिंग के, जो कि अभी इंडियन इकोनॉमी में रिसेंटली मेंशन था न्यूज़ में, रिवर्स फ्लिपिंग। आप इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज़ देख सकते हो, दैट ई टेक एक्सप्लेनर, इकोनॉमिक टाइम्स का एक्सप्लेन करता है सेबीज न्यू ESOP रूल्स एंड रिवर्स फ्लिपिंग इम्पैक्ट ऑन IPA बाउंड स्टार्टअप्स। व्हाट इज दिस रिवर्स फ्लिपिंग? क्वाइन के सिक्के को उछालते हैं, उसके दो पार्ट दिखते हैं, फ्लिप करना हमें समझ में आता है। ये रिवर्स फ्लिपिंग क्या है समझते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन का क्या। पहला स्टेटमेंट, रिवर्स फ्लिपिंग refers to practice where a startup that was earlier domiciled abroad shifts its domicile back to India। एक्चुअली में ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि रिवर्स फ्लिपिंग का मतलब क्या है कि पहले जो स्टार्टअप जो कि कहीं बाहर था, where a startup that was earlier domiciled abroad now shifts its domicile back to India, अब वो घर वापस आता है स्वदेश मूवी देखकर। समझ लो, पहले सपोज एक स्टार्टअप है, हम एक स्टार्टअप की बात करते हैं, तो दैट स्टार्टअप वाज अर्लियर इन फ्रांस, ठीक है, और अर्लियर इन इटली। तो फिर बट अब इन्हें मोदी जी ने कन्विंस किया कि भाई वापस आ जाओ, देश वापस आ जाओ। शाहरुख साहब की इन्होंने स्वदेश मूवी देखी, देश में एक्चुअली में कंडीशंस इंप्रूव हुए हैं। तो फिर ये लोग कहाँ आ गए? इंडिया आ गए, और इंडिया में अब स्टार्टअप को रिलेटेड जो एटमॉस्फेयर प्रिपेयर किया जा रहा है स्टार्टअप ग्रोथ को रिलेटेड, ये इनको कन्विंसिंग लगा, ये इंडिया आ गए। इसको बोला जाएगा रिवर्स फ्लिपिंग, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, पहला वाला ट्रू है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नलाइजेशन बिकॉज इट फैसिलिटेट शिफ्टिंग ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स टू फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। एक्चुअली में उल्टा हो गया ना पूरा, सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक्सटर्नलाइजेशन कैसे कहलाएगा? ये तो इंटरनलाइजेशन हुआ ना गाइज। रिवर्स फ्लिपिंग इज व्हाट? इंटरनलाइजेशन, राइट। एक्सटर्नलाइजेशन जब कोई इंडिया में है और विदेश जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ तो इंटरनलाइजेशन हो रहा है, विदेश से इंडिया आ रहा है स्टार्टअप। सो सेकंड रॉन्ग है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको मेंस के आंसर्स में इंक्लूड कीजिए ऐसे टर्म्स को, देखिए आपकी वैल्यू बढ़ती है, मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। मेंस में मार्क्स चाहिए तो ऐसे वैल्यू एडिशन करो। ये रहा यहाँ पे रिवर्स फ्लिपिंग। सबसे पहले हम फ्लिपिंग समझते हैं। तो फ्लिपिंग का मतलब ट्रांसफर ऑफ फुल ऑनरशिप ऑफ एन इंडियन कंपनी टू एन ओवरसीज एंटिटी। मतलब अब इंडियन कंपनी, एक इंडियन स्टार्टअप है, और वो इंडियन स्टार्टअप की ऑनरशिप अब कहाँ चली जाएगी? ओवरसीज, सपोज USA चली गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फ्लिपिंग बोलेंगे, राइट। और रिवर्स फ्लिपिंग क्या होगा? फ्लिपिंग के केस में ऑब्वियसली द इंडियन कंपनी बिकमिंग 100% सब्सिडरी ऑफ फॉरेन एंटिटी, ऐसा। रिवर्स फ्लिपिंग के केस में क्या होगा? रिवर्स फ्लिपिंग के केस में जो कंपनी पहले बाहर थी, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, USA में थी, इटली में थी, UK में थी, कहीं पर थी, बट इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ फेवरेबल कंडीशन इन इंडिया, टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, वो कंपनी जब वापस इंडिया आ रही हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स फ्लिपिंग, ठीक है। चलिए, इसको रिलेटेड सेबी ने, अब रिवर्स फ्लिपिंग जो हो रहा है तो सेबी इस सिचुएशन को मॉनिटर भी करेगा। सेबी को मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी को है कि रिवर्स फ्लिपिंग हो या फिर फ्लिपिंग हो। एक्चुअली फ्लिपिंग से रिलेटेड सेबी का कंसर्न उतना ज़्यादा नहीं, बट रिवर्स फ्लिपिंग से रिलेटेड कि जब भी कोई कंपनी इंडिया वापस आती है तो उनके मोटिव्स क्या हैं, उससे पहले से जो डोमिसाइल में, इंडियन डोमिसाइल में कंपनीज हैं, उनको हार्म तो नहीं पहुँचे। तो उसके लिए सेबी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेबी की हम बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1988 में होता है, तभी ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी। याद रखो प्रीलिम्स के लिए कि सेबी का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ तभी ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी, पर 1992 में इसको स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया गया सेबी एक्ट से। हेडक्वार्टर मुंबई, वी ऑल नो द फाइनेंशियल कैपिटल, अनऑफिशियल फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके मोटो को यहाँ पे हमने लिखा है, वही मोटो यहाँ पर क्या है? टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। जो भी इन्वेस्टर्स, चाहे वो छोटे हों बड़े हो, सिक्योरिटी मार्केट में लगाते हो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट को, फेयर प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी, ये इंश्योर करना। फेयर प्रैक्टिसेस होना चाहिए। देखो कंपटीशन में बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कंपटीशन में दूसरों को पीछे करने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। आई कैन से विथ पर्सनल एग्जाम्पल दैट इट इज़ गोइंग ऑन, राइट, इट इज़ गोइंग ऑन एवरीवेयर। अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज करना, यही गलती है इंसान की। ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस चलाने वाले कभी जीतते नहीं हैं, उनको मुंह की खानी ही पड़ती है, आज नहीं तो कल, राइट। सेबी क्या करना चाहता है कि ये जो सिक्योरिटी मार्केट है, यहाँ पे ऐसा कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं हो, कोई भी ट्रांसपेरेंसी रहे इन्वेस्टर्स के पैसे को लेकर, या फिर जो जिन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, जिनके शेयर्स हैं, उनके एक्ट को लेकर माल प्रैक्टिसेस नहीं हो, किसी भी टाइप का इनसाइडर ट्रेडिंग या प्राइस रिगिंग ना हो। ये सारी चीज़ इंश्योर करने का काम किसका है? सेबी का है। सो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट था और दूसरा रॉन्ग, क्योंकि दूसरा रिवर्स फ्लिपिंग इंटरनलाइजेशन है, एक्सटर्नलाइजेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पर। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब जो कि लॉन्च किया गया इंडिया में, आप यहाँ पे न्यूज़पेपर आर्टिकल देख सकते हो, PTI का, सेंटर लॉन्चेस जेंडर बजटिंग नॉलेज हब,
जेंडर बजटिंग। अब जेंडर बजटिंग में सबसे पहले हमें एक बात को समझना है कि जेंडर बजटिंग का मतलब ये नहीं कि वीमेन के लिए स्पेसिफिकली बजट बनाए जा रहे हैं या मेल्स के लिए स्पेसिफिकली बजट बनाए जा रहे हैं। जेंडर बजटिंग क्या है? जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लानिंग होगा। मतलब वहाँ पे हर जेंडर को लेकर, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर्स हो, उनके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स एलोकेटेड होंगे, है ना। पर्टिकुलर किसी एक जेंडर की फेवरिज्म की बात नहीं है, चलिए फेवरेटिज्म की। पहला स्टेटमेंट क्या? जेंडर बजटिंग नॉलेज हब, इट इज़ ए डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू प्रमोट जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लानिंग नेशन वाइड। बिल्कुल, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि नेशन वाइज जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लानिंग को, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटरी को, जेंडर रिस्पॉन्सिव इकोनॉमिक प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। द प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स। एक्चुअली नॉट नीति आयोग, हालांकि नीति आयोग भी कई एफर्ट्स डालता है, बट ये नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड, द पोर्टल प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ टूल्स सच एज पॉलिसी ब्रीफ्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे या नेशन में कहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज किए गए। जेंडर डिसएग्रीगेटेड डाटा टू एड इंटीग्रेशन ऑफ जेंडर्स पर्सपेक्टिव इनटू प्लानिंग एंड बजटिंग एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल। मतलब ये जो जेंडर बेस्ड नॉलेज हब है, इसका फायदा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटोरीज को भी मिलने वाला है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 1 and 3 आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। हम जेंडर बस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले तो तुम स्क्रीन में राइट साइड पर आ जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज जेंडर बस्टिंग। यहाँ पे एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये समझाया गया कि जेंडर बस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग जेंडर पर्सपेक्टिव एट ऑल द स्टेजेज ऑफ पॉलिसी मेकिंग। चाहे लेजिस्लेशन की बात करें, प्लानिंग की बात करें, रिसोर्स एलोकेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, इम्पैक्ट असेसमेंट हो, इनमें जेंडर से रिलेटेड हर पर्सपेक्टिव को, हर जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स को एड्रेस करते हुए ये सारे स्टेप्स हों। इट इज़ नॉट अ सेपरेट बजट फॉर मेन और वीमेन, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। नाउ सो हम एक्सप्लेन करेंगे जेंडर बस्टिंग को। ये जीएस पेपर 2 में आपके काम आएगा आंसर लिखने में, है ना, या इंडियन सोसाइटी के आंसर लिखने में जीएस पेपर 1 में भी काम आ सकता है। सो हम अगर एक्सप्लेन करें देन वी कैन से जेंडर बस्टिंग इज ए टूल फॉर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग मतलब जैसे सपोज यस वी कैन एक्सेप्ट कि इंडियन सोसाइटी में अभी भी जो फीमेल्स हैं और जो ट्रांसजेंडर्स हैं दे आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, है ना। नॉट एट एवरी प्लेस, हर प्लेस पे नहीं, बट डिस्क्रिमिनेशन तो है। तो इनको मेन स्ट्रीम में लाने का, इनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसी को बनाने के लिए पहले हमें डाटा तो चाहिए, सफिशिएंट डाटा चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहिए, प्रेजेंट कंडीशन चाहिए। दैट्स वाई जेंडर बस्टिंग इज ए टूल, राइट। इसका पर्पस है टू एड्रेस द वल्नरेबिलिटी एंड नीड्स ऑफ वीमेन थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करना, स्पेशली वीमेन की नीड को भी एड्रेस करना, साथ ही साथ यहाँ पे ऑल्सो देकर लिख सकते हो, ऑल्सो टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड ऑफ मेल्स इफ इट अराइजेज एज वेल एज ट्रांसजेंडर्स, है ना, दोनों। पहली बार जेंडर बजटिंग को कब अडॉप्ट किया गया था? तो फर्स्ट जेंडर बजट 2005-06 में लॉन्च किया गया। 2005-06 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो पी चिदम्बरम साहब, राइट, पी चिदम्बरम साहब। ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन 2005-06 एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो पहला जेंडर बजट 2005-06 में लॉन्च किया गया। हम रिसेंट के बजट की बात करते हैं, लेटेस्ट बजट। तो हमारा जो लेटेस्ट बजट है 2025-26 का, इसमें जेंडर बजटिंग में जो शेयर है वो 8.86% है टोटल यूनियन बजट का, और पिछले जेंडर बजट 2024-25 में 6.8% था। सो व्हाट डज दिस मीन कि जेंडर बजट में जो टोटल बजटरी एलोकेशन है वो इंक्रीज हुआ है ना। इस चीज़ को याद रखो, ये फिर से एक बार देखो यहाँ पर पॉइंट, फिर से देखिए यहाँ पर कि 2025-26 में जो बजटरी एलोकेशन है वो 2024-25 के बजटरी एलोकेशन 2024-25 में 6.8% था, 2025-26 में ये 8.86% हुआ है। तो ये इंक्रीज हो रहा है, याद रखिएगा। जेंडर बजट का जो शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है, पे अटेंशन टू इट, है ना। मेंस के लिए ये पॉइंट लिख लो याद से। जेंडर बस्टिंग नॉलेज हब की बात करें तो जेंडर बस्टिंग नॉलेज हब इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेंडर बस्टिंग नॉलेज हब, जो कि सेंटर, स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरी सबके हेल्प के लिए काम आएगा, सबके हेल्प करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। पर्पस इसका है पॉलिसी मेकर्स को, रिसर्चर्स को, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सेंटर स्टेट लेवल पे, उनको एम्पावर करना, पॉलिसी ब्रीफ्स देकर बेस्ट प्रैक्टिसेस बताकर, एविडेंस बताकर, मतलब एविडेंस बेस्ड स्टडी बताकर। दैट इज द प्राइम पर्पस ऑफ जेंडर बजटिंग नॉलेज हब डिजिटल प्लेटफॉर्म का।
सो हमारे क्वेश्चन का आंसर इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसको UNCTAD ने लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं इंडिया मूव्स अ रैंक 15th अमंग द टॉप FDI डेस्टिनेशंस इन 2024 कि इंडिया का रैंक जो है वो इम्प्रूव हुआ है एज पर UNCTAD। UNCTAD क्या है ये भी हम देखेंगे, हम फिलहाल उसके रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 जिसको UNCTAD लॉन्च करता है, उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल FDI रोज बाय 4% इन 2024 टू $1.5 ट्रिलियन, बट आफ्टर एक्सक्लूडिंग वॉलेटाइल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लोज थ्रू सेवरल यूरोपियन इकोनॉमीज FDI एक्चुअली रजिस्टर्ड एन 11% डिक्लाइन। ये ओवरऑल बात कर रहा है कि अगर हम ग्लोबल FDI की बात करें तो वो 4% इंक्रीज तो हुआ, लेकिन जब हम एक्सक्लूड कर देते हैं वॉलेटाइल फाइनेंशियल कंड्यूट, मतलब एक तरफ इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है, एक तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, बट इंक्रीज होने के साथ साथ जो हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस है उसकी वॉलेटिलिटी की वजह से इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का या फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट, एक्चुअल इम्पैक्ट कम होता है। एंड जो सिंस एक्चुअल इम्पैक्ट कम होता है तो फिर यहाँ पर बताया गया कि 11% का डिक्लाइन भी रजिस्टर किया गया। ठीक है। Second, India was the top recipient of FDI within South Asia in 2024, despite a slight decline in inflows compared to 2023. थोड़ा डिक्लाइन भी हुआ है, बट स्टिल इंडिया टॉप रेसिपिएंट बना है FDI का साउथ एशिया में। Second statement is also true. China retained its position as the second largest recipient of global FDI. Not China actually. चाइना सेकंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट नहीं है, चाइना का पोजीशन और नीचे आ गया है, अराउंड 4th पोजीशन पे चाइना पहुंच गया है। ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट को अगेन एक बार फिर से समझते हैं हम आगे। देखिए ग्लोबल FDI ट्रेंड की बात करें तो पहला जो स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट UNCTAD का पहले देख लो। UNCTAD का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 1964 में किया। इसका पर्पस है, ऑब्वियसली पर्पस क्या होगा, जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली 1964 में कर रही है तो इकोनॉमिक एंड ट्रेड एनालिसिस करना, इसको बाकी नेशंस के साथ शेयर करना, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बाकी सपोर्ट जो हो सकता है, जो भी बेनिफिट्स हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी का, ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रेड का, वो प्रोवाइड करवाना। ठीक है, फेयर मैनर में, इक्विटेबल मैनर में। क्या ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया, अब हम 2025 के रिपोर्ट पर आते हैं तो ग्लोबल FDI फेल बाय 11% इन 2024, राइट, मार्किंग द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर ऑफ डिक्लाइन। ये क्यों फॉल्ट विटनेस किया गया है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। ठीक है, वॉलेटिलिटी बनी हुई है। इस वॉलेटिलिटी के लिए हम डिफरेंट रीजन्स दे सकते हैं, जैसे ट्रेड वॉर इज अ रीजन, जो टैरिफ इम्पोजिशंस हो रहे हैं वर्ल्ड में, स्पेशली USA ने जिस तरह से टैरिफ इम्पोजिशन किया वो भी एक रीज़न हो सकता है ना। एंड अभी हम बात करें तो जो इनस्टेबिलिटी बनी हुई है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जिसमें USA की एंट्री हो रही है, तो इसके वजह से भी FDI का डिक्लाइन आगे हो सकता है। इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप FDI रेसिपिएंट इन साउथ एशिया कितना, तो $27.6 बिलियन, थोड़ा सा कम है। पिछले साल मतलब 2023 में $28.1 बिलियन आया था। इस बार ये देखा गया कि 2024 में, 2025 का जो रिपोर्ट है 2024 के इनफ्लो की बात करेगा तो $27.6 बिलियन है। पिछले बार से थोड़ा डिक्लाइन होने के बाद भी हाईएस्ट ही रहा इंडिया साउथ एशिया में। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग इम्प्रूव टू 15th इन 2024, जो कि 2023 में 16th रहा था। अब यहाँ पे जो फिगर है ना, थोड़ा तुमको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट अगेन एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो कि 2023 में $28.1 बिलियन आया, 2024 में $27.6 बिलियन आया, है ना। बट फिर भी हम कर रहे हैं कि इंडिया की रैंकिंग ओवरऑल इंप्रूव हुई। क्यों इंप्रूव हुई? क्योंकि किसी दूसरे नेशन में, किसी दूसरे देश में FDI कम हुआ होगा तो ओवरऑल रैंकिंग इंप्रूव होगी ना, राइट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है स्पेशली वो एक लीडिंग सेक्टर है जहाँ पे FDI इन्फ्लो हो रहा है, अच्छा इन्फ्लो हो रहा है। इंडिया रैंक्ड 4th इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में। FDI आउटफ्लोज की बात करें तो $24 बिलियन, प्लेसिंग इंडिया 18th ग्लोबली फ्रॉम 23rd इन 2023। तो ये भी एक अच्छी बात है कि 24 बिलियन जो है ये FDI आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पे रैंक इम्प्रूव हुई है। नाउ ये स्टेटमेंट्स हमने देख लिए थे। चाइना का पोजीशन हमने देख लिया था कि चाइना का पोजीशन एक्चुअली गिरा है, 4th प्लेस पर आ गया है, 2nd प्लेस पर नहीं है। यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो कि इंडिया टॉप पर है साउथ एशिया में, तो 2nd 3rd कौन कौन से हैं, दैट यू कैन चेक, और चेक करो,
बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट लिखकर अपने पास रख लो, काम आ सकता है। अब आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलिट्री एक्सरसाइजेज पर बेस्ड हैं। यहाँ 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेज और उनके पार्टनर या लोकेशंस बताए गए हैं। आपको मैच करना है, करेक्ट मैच। इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज के बारे में भी पढ़ो कि इनमें किस मिलिट्री की किस विंग का पार्टिसिपेशन होता है। देन दूसरा प्रोजेक्ट विष्णु से रिलेटेड ये चीज़ अभी न्यूज में थी, DRDO ने इसके बारे में रिसेंट अनाउंसमेंट किया है। ये जो डेवलपमेंट है DRDO का प्रोजेक्ट विष्णु, ये है एक्चुअली में क्या। सो ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट विष्णु एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये आज के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। कल के प्री सिक्योर में फिर हम लोग न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। इसी तरह से अपने प्री सिक्योर के MCQ से प्रीलिम्स की तैयारी बढ़िया करो और मेंस में वैल्यू एडिशन करते जाओ। ओके, सो टेक केयर, जय हिंद।